हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, भूगोल, जियोग्राफी, उसका पहला पार्ट भारत संसाधन एवं उपयोग का लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम आपके साथ इसके 26 से लेकर 50 तक के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो अभ्रक होता है उस अभ्रक का उपयोग क्या है, अर्थात अभ्रक का उपयोग क्या है। तो अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इनका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी होता है। अभ्रक का क्या क्या उपयोग है, इस क्वेश्चन में इसको पूछा जा रहा है। तो अभ्रक जो होता है यह एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, अर्थात विद्युत रोधी खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसलिए इस अभ्रक का सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर बनाने में, गुलाल बनाने में तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी अभ्रक का ही उपयोग होता है। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, अर्थात लोहे का जो उत्पादन होता है वह सबसे ज़्यादा किन किन राज्यों में होता है, इसलिए इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। तो लौह उत्पादक प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोंग झारखंड इत्यादि। ये सभी के सभी जो राज्य हैं ये लौह उत्पादक प्रमुख राज्य हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। कोयला के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। जिस प्रकार लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं। तो कोयला का 4 प्रकार क्या क्या है, उन चारों प्रकारों का नाम लिखिए। तो कोयला के 4 प्रमुख प्रकार हैं। ए मतलब पहला प्रकार एंथ्रासाइट, दूसरा प्रकार बिटुमिस, तीसरा प्रकार लिग्नाइट या चौथा प्रकार पीट। ये चारों के चारों कोयला के प्रकार है। इसका पहला प्रकार एंथ्रासाइट है, दूसरा प्रकार बिटुमिस है, तीसरा प्रकार लिग्नाइट है और चौथा प्रकार पीट है। तो इन चारों प्रकारों के नाम को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। ये कोयला के 4 प्रकार के नाम हैं। गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है। जो गोंडवाना क्षेत्र के कोयले होते हैं वे कोयले मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है। जो गोंडवाना क्षेत्र है उस क्षेत्र के समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है, जो हमारे देश में मिला है। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। यह जो 96% कोयला होता है यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। और 4 नदी घाटियाँ जो हैं, पहला दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी एवं चौथा वर्धा अर्थात गोदावरी घाटी। इन चारों घाटियों में गोंडवाना क्षेत्र में कोयले का मुख्यतः भाग पाया जाता है, क्योंकि इसमें 96% कोयले का भंडार शामिल है और हमारे देश में यह मिला हुआ है। इसका निर्माण जो है लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है और यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है, जिन नदी घाटियों का नाम है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी घाटी। लौह अयस्क नहीं, लौह अहलोह खनिज में अंतर बताएं। लौह खनिज और अहलोह खनिज में क्या क्या अंतर होता है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लौह खनिज क्या होता है। तो वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश होता है उसे लौह खनिज कहते हैं, और वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है उसे अलोह खनिज कहते हैं। यह हो गया शॉर्टकट लैंग्वेज में, लेकिन इसको अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो इसमें लोह का अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट। ये सभी के सभी लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में किया जाता है। और अलोह खनिज तो इसमें लोह का अंश नहीं होता है, अर्थात इसमें लोह अंश नहीं पाया जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि इसका उपयोग।
और इन सभी ये जो सभी के सभी इसका उदाहरण दिया गया अलोह खनिज का, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम। और इसका जो उपयोग होता है जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है और इसका उपयोग इसमें किया जाता है, आप समझ गए होंगे। लोह खनिज और अलोह खनिज, लोह खनिज इसमें लोहे का अंश पाया जाता है और अलोह खनिज इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। लोह खनिज का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, अलोह खनिज का उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन बनाने में किया जाता है। अलोह खनिज का उदाहरण जैसे कि है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, और लोह खनिज का उदाहरण जैसे कि मैग्नीज, क्रोमाइट, पायरेट, टंगस्टन, निकिल इत्यादि। छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है? जो छोटा नागपुर जगह है उस छोटा नागपुर में खनिज पेटी का क्या महत्व है? यह खनिज पेटी मुख्यतः नीच तथा ग्रानाइट क्षेत्रों से युक्त है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। जो छोटा नागपुर खनिज पेटी है इसका महत्व क्या है, यह इसमें पूछा जा रहा है। तो यह पेटी जो है यह मुख्यतः नीच तथा ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यह हमारे भारत देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोयला, अभ्रक, लोह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है और इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है? जो बॉक्साइट है यह किस तरह एक उपयोगी खनिज है और इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खानें हैं? बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकाला जाता है जिसका उपयोग वायुयान बनाने में, बिजली का तार बनाने में तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। जो बॉक्साइट होता है इसी बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकाला जाता है और उस एल्यूमीनियम बहुत हल्का होता है जिस कारण इसका उपयोग वायुयान अर्थात हवाई जहाज बनाने में, बिजली का तार बनाने में तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने और खनिज तेल साफ करने में भी किया जाने लगा है। जो बॉक्साइट है इस बॉक्साइट का उपयोग आजकल खनिज तेल बनाने में, खनिज तेल को साफ करने में और सीमेंट बनाने में भी किया जाने लगा है। बॉक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से होती है। बॉक्साइट का बड़ा भंडार झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिले में पाया जाता है। जो बॉक्साइट का बड़ा भंडार है वह झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिले में पाया जाता है, जहाँ से निकालकर रेल मार्ग द्वारा मुरी पहुँचाया जाता है। यहाँ की खानें विकसित हैं। भारत बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। जो भारत देश है वह बॉक्साइट का जो निर्यात करता था, बॉक्साइट को बेचता है, वह जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। तो इस प्रकार बॉक्साइट का क्या महत्व है, यह किस प्रकार उपयोगी खनिज है, इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है और यह किन जिलों में इसकी विकसित खानें, आप समझ गए होंगे कि इसकी जो चट्टानें प्राप्ति होती है वह लेटेराइट चट्टान से प्राप्त होती है और यह झारखंड जिला के पलामू और लोहरदगा जिले में पाया जाता है। और इसकी जो खानें विकसित हैं वह रेल मार्ग द्वारा मुरई पहुंचाकर इसका उपयोग किया जाता है और इसका जो उपयोग होता है वह वायुयान बनाने, बिजली तार बनाने तथा बर्तन बनाने में किया जाता है और आजकल इसको सीमेंट बनाने तथा खनिज तेल साफ करने में भी किया जाने लगा है। तो ये सभी बॉक्साइट के मुख्य उपयोग थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? हमारा भारत देश में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में कोयला उत्खनन 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1839 ईस्वी से हो रहा है। जो कोयला है उस कोयला का उत्खनन तो 1774 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन जो होने लगा वह 1839 ईस्वी से हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 8वां है, अर्थात विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में से कोयला उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। और यह 1774 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1839 ईस्वी से इसका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा था और स्वतंत्रता के बाद में कोयले के उत्पादन में बहुत ज़्यादा काफ़ी वृद्धि हुई है। और हमारे देश की स्वतंत्रता कब हुई आप जानते होंगे, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो उसी समय से भारत में कोयला का जो उत्खनन है वह बहुत ही काफ़ी वृद्धि हो गई है और अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 8वां स्थान है। तो कौन सा स्थान है 8वां स्थान, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। बॉक्साइट, इससे पहले यह क्वेश्चन आया बॉक्साइट से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको बॉक्साइट से यह एल्यूमिनियम निकाला जाता है और इसके उपयोग को भी बताया था और यह झारखंड के किन किन जिलों में होता है। लेकिन इसमें स्पेशली यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एल्यूमिनियम होता है उस एल्यूमिनियम का उपयोग का उल्लेख कीजिए कि एल्यूमिनियम का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग निम्नलिखित चीज़ों में होता है। पहला, वायुयान निर्माण में। दूसरा, विद्युत उपकरण के निर्माण में। तीसरा, घर साज सज्जा साधनों के निर्माण में। चौथा, बर्तन बनाने में। और पाँचवा, सफ़ेद साम रासायनिक वस्तु बनाने में।
इन 5 प्रकार में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। इसका उपयोग वायुयान बनाने में, वैद्युत उपकरण के निर्माण में, घर साज सज्जा साधनों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद समरासायनिक वस्तु बनाने में, इन सभी चीज़ों में एल्यूमिनियम का ही उपयोग होता है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? जो नदी डेल्टा है, उस नदी डेल्टा की मृदा अर्थात मिट्टी की क्या विशेषता है? तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी का यह क्षेत्र है। और जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषता आप इससे पहले भी समझे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मृदा है वह बालू, सिलट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित है। इन रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए यह भूरे रंग का होता है और यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसकी विशेषता यही है कि यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और यह भारत के पूर्वीय तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। और तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी द्वारा निर्मित डेल्टा जो है वह जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में है। तो भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यह मृदा की विशेषता क्या है? तो इसका जो विकास हुआ है पूर्वी तटीय भागों में हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार से बांटा गया है? संरचनात्मक गुणों के आधार पर जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उन ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार बांटा गया है? संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत हैं, अर्थात इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जैविक ऊर्जा तथा दूसरा अजैविक ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति आदि को अजैविक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोत को किस प्रकार बांटा गया, यह इसमें पूछा जा रहा है। तो संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जैविक ऊर्जा स्रोत और दूसरा अजैविक ऊर्जा स्रोत। जैविक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो कि सजीव होते हैं और अजैविक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जो कि निर्जीव होते हैं। जैसे कि जैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है मानव एवं प्राणी और अजैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है जल शक्ति अर्थात शक्ति। ये सभी अजैविक ऊर्जा शक्ति स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। हॉटस्पॉट्स की निर्धारण की मुख्य शर्तें क्या हैं? जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके निर्धारण की मुख्य शर्तें क्या हैं? तो इसके निर्धारण की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला, देशज प्रजातियों की संख्या निर्धारण, ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है। जो देशज प्रजातियों की संख्या है उसका निर्धारण ऐसी प्रजातियां करती हैं जो कि अन्य और कहीं नहीं पाई जाती हैं। अधिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना, ये सभी के सभी हॉटस्पॉट्स के निर्धारण की मुख्य शर्तें हैं। इसका पहला शर्त यह है कि देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण ऐसी प्रजातियां जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है और दूसरा अधिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना, ये हॉटस्पॉट्स के निर्धारण करने की मुख्य शर्तें हैं। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? अर्थात भारत का कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पवन ऊर्जा को बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों में अनुकूल परिस्थितियां हैं। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक तथा पांचवा तमिलनाडु। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में पवन ऊर्जा के निर्माण के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं। जैसे कि राजस्थान, पहला राज्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ये भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पवन ऊर्जा का बहुत ही विस्तार रूप से उत्पादन किया जा सकता है। सागर सम्राट क्या है? जो सागर सम्राट है यह क्या है? तो सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। यह जो सागर सम्राट है यह क्या है, यह इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सागर सम्राट है यह एक प्रकार का जलयान है, क्योंकि सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है। अर्थात ये समुद्री क्षेत्र में जल के अंदर से तेल को खुदाई करके निकालता है और यह एक प्रकार का जलयान है। तो सागर सम्राट के आप समझ गए होंगे कि सागर सम्राट एक प्रकार का जलयान है जो कि समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर से तेलकूप की खुदाई का कार्य करता है और यह मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? जो ताप शक्ति है वह क्यों समाप्य संसाधन है? तो ताप शक्ति का स्रोत कोयला है। कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयले का उपयोग तेजी से हो रहा है, इनका भंडार सीमित है, अतः
ताप शक्ति समाप्य संसाधन है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो ताप शक्ति संसाधन होते हैं वे समाप्य संसाधन अर्थात समाप्त होने वाले संसाधन कैसे हैं अर्थात क्यों हैं। तो जो ताप शक्ति का स्रोत है वह कोयला है, और कोयला का निर्माण बहुत ही लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। किंतु कोयले का जो उपयोग है वह आजकल बहुत ही तेजी से हो रहा है, और इसका जो भंडार है वह सीमित है, और अगर इसका उपयोग अधिक होगा तो इसका जो भंडार होगा वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अतः ताप शक्ति जो है वह एक प्रकार का समाप्य संसाधन है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित हैं। ये नदी घाटी परियोजनाएं दिए गए हैं। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना और रिहंद नदी घाटी परियोजना। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा रहा है। इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं कि हीराकुंड नदी घोटना परियोजना कहाँ स्थित है, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है और रिहंद नदी घाटना परियोजना कहाँ स्थित है। तो परियोजना और अवस्थित वाले राज्य, तो जो हीराकुंड परियोजना है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और जो रिहंद नदी घाटी परियोजना है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को लगता है हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो इसको हम थोड़ा शॉर्टली आपको समझा देते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास में अर्थात जो वन में रहने वाले जीव हैं उनके ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार क्या है, इन बातों को बताएं। तो बढ़ते प्रदूषण ने भी वन्य जीवों के ह्रास में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनी किरणों, जो पराबैंगनी किरणें होते हैं इसके बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से लगता है फिजिक्स में पढ़ाया था, इसलिए आप इसमें फिजिक्स के जाके क्वेश्चंस को चेक करें। तो बढ़ते प्रदूषण ने वन्य जीवों के ह्रास में अपनी भूमिका निभाई है, जैसे कि पराबैंगनी किरणों, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव द्वारा वन्य जीवों एवं वनों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण ने भी वन्य एवं वन्य जीवों के जीवन को गंभीर संकट में डाल दिया है। इसलिए वन एवं वन्य जीवों की संख्या जो है वह धीरे धीरे घटती जा रही है, अर्थात वन्य प्राणियों का ह्रास हो रहा है, वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। तो इसमें प्रदूषण की एक बहुत ही मुख्य भूमिका है। इसलिए प्रदूषण जनित समस्याओं पर हमारा विचार यह है कि इन पराबैंगनी किरणों, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव द्वारा वन्य जीव एवं वनों को नुकसान पहुंचा है, और इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण ने भी वन्य जीवों के जीवन को बहुत ही गंभीर संकट में डाल दिया है। इसलिए वन एवं वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। बाखड़ा नांगल परियोजना का क्या महत्व है। जो यह बाखड़ा नांगल परियोजना है, इस परियोजना का महत्व क्या है इसको बताएं। तो यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। इस बाखड़ा में 2 गंगूवाल में 1 कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। जो बाखड़ा नांगल परियोजना है, इस परियोजना का महत्व यह है कि सबसे पहले तो यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है, और इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। एक बाखड़ा में, 2 गंगूवाल में, एक बाखड़ा में बनाए गए, 2 गंगूवाल में और 1 कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है, और यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में बहुत ही इसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अर्थात कृषि में तो इसने यह परिवर्तन लाया है कि इस बांध से वहाँ तक नहरों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, इसलिए सिंचाई की वहाँ व्यवस्था कर दी गई है। और उद्योगों में इसका मुख्य महत्वपूर्ण महत्व यह है कि यह जो 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है, उसी विद्युत से उद्योगों को चलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, जिस कारण इसने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में एक प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन को ला दिया है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है। 2 प्रकार की ऊर्जा स्रोत होती हैं, पहला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो इसमें हम आपको समझाते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो अगर आप इसी को समझ जाइएगा तो आप गैर पारंपरिक को अपने आप आंसर लिख दीजिएगा। तो ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्ष से प्रयोग कर रहे हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये समाप्य संसाधन है, अर्थात ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, ये सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन के भी इन सभी को जाना जाता है। जीवाश्म ईंधन के नाम से भी इन सभी को जाना जाता है।
और ये एक प्रकार के समाप्य संसाधन है। तो ये थे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होती हैं जो कि समाप्य संसाधन नहीं होते, अर्थात उनका संसाधन समाप्त होने लायक नहीं होता है। जैसे कि हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पुनः पूर्तियोग संसाधन है, इसलिए एक प्रकार का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखें। 10 ऐसे पशु पक्षियों का नाम लिखें जो कि लुप्त होने वाले हैं। तो 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं: गिद्ध, गिर सिंह, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर, कछुआ, लाल पांडा, भारतीय कुरंग, सारंग, श्वेत सारस और कृष्णा सारस। ये 10 ऐसे पशु पक्षियों के नाम हैं जो कि लुप्त होने वाले हैं, अर्थात समाप्त होने वाले हैं, इनकी पीढ़ी समाप्त होने वाली है। इसलिए आपको इन क्वेश्चन में सिर्फ इन पशु पक्षियों के नाम को ही याद रखना है कि 10 ऐसे पशु पक्षियों का नाम याद रखना है जो कि लुप्त होने वाले हैं। जैसे कि गिद्ध, गिर सिंह, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर, कछुआ, लाल पांडा, भारतीय कुरंग, सारंग, श्वेत सारस और कृष्णा सारस। ये 10 ऐसे पशु पक्षियों के नाम हैं जो कि लुप्त होने वाले हैं। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? जो चूना पत्थर होते हैं उस चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है? चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में और 4% उपयोग रसायन उद्योग में तथा शेष जो 4% उपयोग है वह उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। इसलिए में इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे आंसर से कि जो चूना पत्थर है वह बहुत ही उपयोगी संसाधन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि चूना पत्थर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसका 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसका 4% उपयोग रसायन उद्योग में किया जाता है तथा शेष 4% उपयोग उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है? जो परमाणु शक्ति होती है वह किन किन खनिजों से प्राप्त होती है? वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जो वर्तमान समय है उसमें परमाणु शक्ति जो है वह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होते हैं जिसमें इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज प्रमुख हैं। ये ऐसे ऐसे खनिज हैं जिन खनिजों से परमाणु शक्ति प्राप्त होती है। इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, तो वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होती हैं जिसमें खनिजों का नाम दिया गया है इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट। ये सभी के सभी आणविक खनिज हैं जो कि आणविक खनिज प्रमुख है परमाणु शक्ति को प्राप्त करने के लिए। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? जो कैंसर रोग है इस रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? हिमालय यव जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है की पत्तियों, नियों, छालों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें इनडायरेक्टली वन का बहुत ही योगदान है। इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो कैंसर रोग है उसका उपचार करने में वन का क्या योगदान है। तो इसका योगदान यह है कि जो हिमालय है उस हिमालय यव में चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। जो चीड़ है यह चीड़ एक वृक्ष का नाम है जो कि सदाबहार वृक्ष है। इसकी पत्तियां, नियोचालों और जड़ों से एक टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है और इस टैक्सोल नामक रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए कैंसर रोग के उपचार के लिए वन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? अर्थात जल विद्युत उत्पादन किन किन चीज़ों के द्वारा किया जा सकता है और इसका मुख्य कारक क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, लगातार बहती हुई जलधारा। दूसरा, नदी मार्ग में तीव्र ढाल, जल की धारा में तेज गति, प्राकृतिक जलप्रपात, सघन औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन और प्राविधिक ज्ञान और अमर ऊर्जा स्रोतों का अभाव। ये जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारण है कि हम लोग जल से विद्युत का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। तो जल से विद्युत का उत्पादन सबसे पहले हम लगातार बहती हुई जलधारा से कर सकते हैं। नदी मार्ग में तीव्र ढाल से, अर्थात जो नदी का मार्ग होता है उसमें अगर जहाँ
तीव्र ढाल होती है, उस तीव्र ढाल में हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। जल की धारा में तेज गति के कारण उसमें हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। प्राकृतिक जलप्रपात से कर सकते हैं, सघन उद्योग एवं व्यापारिक केंद्र से कर सकते हैं, पर्याप्त पूंजी निवेश से कर सकते हैं, परिवहन के साधन से कर सकते हैं, और प्राविधिक ज्ञान एवं अमर ऊर्जा स्रोतों के अभाव के कारण हम लोग जल विद्युत उत्पादन को कर सकते हैं। तो ये सभी इसके मुख्य कारक थे। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है और इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है। सबसे पहले, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह परियोजना किस नदी पर बनी हुई है और इस परियोजना से किस क्षेत्र का बहुत ही आर्थिक विकास हुआ है। तो इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने आपको बता दिया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह बाखड़ा नांगल परियोजना है, और यह बाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। बाखड़ नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, और यह बाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इससे बहुत सारे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा विद्युत उत्पादन किया जाता है बाखड़ा नांगल परियोजना से, जिस विद्युत से उद्योगों को चलाया जाता है। और इस बाखड़ा नांगल परियोजना से कृषि में सिंचाई को बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली थी। इस परियोजना के कारण ही हरित क्रांति आया था, क्योंकि हरित क्रांति आने का कारण ही यह था 15 लाख हेक्टेयर भूमि की यह सिंचाई कर देता था। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया था, जिस कारण यह बाखड़ा नांगल परियोजना ने बहुत ही आर्थिक विकास किया था। इसने जो किस क्षेत्र का आर्थिक विकास किया था, तो इसने उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास हुआ था इस परियोजना के कारण। इस परियोजना का नाम है बाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना है, और यह सतलज नदी पर बनाई गई है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के जरिए आपको चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया जा रहा है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के जरिए आप चैप्टर को भी समझते हुए चल रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और अगर आप इन क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी इनका आंसर जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।